कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और इसमें बात करते हैं सबसे पहले स्टील के बारे में। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टील का एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो आपका रॉट आयरन और कास्ट आयरन या पिग आयरन के बीच में होता है। इसके अंदर 0.25 से लेकर 2% तक कार्बन इसके अंदर मौजूद रहती है। यहाँ हम स्टील भी वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने आयरन के अंदर रिडक्शन किया था, फिर बाद में पुडिंग के द्वारा ऑक्सीडेशन कर दिया था। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहती है, बस हम बाहर से कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए पिग आयरन है, पिग आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज हैं, कार्बन की इम्प्योरिटी है, सल्फर, ये सब इम्प्योरिटी है, तो इसको हम ऐड करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो ये क्या बनाता है, CaS बनाता है और कार्बन को बाहर भगाता है। कार्बन को कितना बाहर भगाना है जिससे स्टील बन जाए वो हमको पता है कि इसके अंदर इतना कार्बन होना चाहिए। तो ये प्रोसेस करके इसके अंदर हम कार्बन के अमाउंट को एक फिक्स वैल्यू तक ले जाते हैं जिससे हमारा स्टील बनता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट रॉट आयरन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टील का, उसके बाद बाकी जो दोनों है उसका। ठीक, अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करता हूं और मैं बात करता हूं टाइप ऑफ मेटलर्जी के बारे में। टाइप ऑफ मेटलर्जी, देखो बच्चों, मेटलर्जी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है इस हिसाब से कि उसके अंदर रिडक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब जहां पर आपने रिडक्शन के लिए क्या चीज यूज करी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है। दूसरी, जहां पर आप प्रोसेस जो है ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस में करवा रहे हो, यानी पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब ही क्या होता है, हीट। ठीक है, और तीसरी कहलाती है हाइड्रोमेटलर्जी, जहां आप रूम टेम्परेचर पर प्रोसेस को करवा रहे हो। तो इस हिसाब से हम मेटलर्जी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं और इस पर बेस क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो देखो, हम यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कुछ कॉमन मेटल लिख रहे हैं जो हमारे पास हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्शन, जिनका हमारे सिलेबस में है। सब नहीं, एक जनरल यहां पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ ये लिख लिया, Mn लिख लिया, जिंक लिख लिया, ठीक है, क्रोमियम लिख लिया, आयरन लिख लिया, Sn लिख लिया, Pb लिख लिया, कॉपर लिख लिया, Ag लिख लिया, Au लिख लिया। ठीक है, तो जो ऊपर वाली मेटल है ना वो काफी रिएक्टिव मेटल हैं। उनको हम उसके ऑक्साइड से अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ही मदद से काम कर पाएंगे। मतलब यदि हमें इन मेटल के बारे में बात करनी है, इनमें, तो यहां यूज होती है कौन सी प्रोसेस, यहां यूज होती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, और यदि हम इन दोनों के बारे में बात करें तो इसमें हम लीचिंग करवाते थे। नॉर्मल एक ऐसी चीज ऐड करते थे जो मेटल वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना देती है, ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर ये प्रोसेस कहला करते थे। ये प्रोसेस कहलाती है कौन सी, हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं बाकियों के बारे में। जैसे हम यहां पर ग्रीन से लिखते हैं, जैसे Mn है और क्रोमियम है। ठीक है, इनमें हम करवाते हैं थर्माइड प्रोसेस। याद करो, Mn, डब्लू सरदार तेरा मन फिर मूडी, तो यहां थर्माइड प्रोसेस यूज होती थी। थर्माइड प्रोसेस यूज होती थी मतलब यहां पर आप हीट का यूज करते थे। ठीक है, अच्छा,
जैसे हमारा जिंक हो गया या आयरन हो गया या एसएन हो गया, इसमें आप रिडक्शन करवाते थे किसके द्वारा? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ये जो प्रोसेस हो रही हैं जिनको आप कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा रहे हो वो फर्नेस में करवाई जाती है, मतलब यहां पर भी हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, लेड वाला भी ऐसा है जिसको हम ये करवा सकते हैं। यदि हाई ग्रेड है, यदि हाई ग्रेड चीजें हैं तो आप इनमें क्या करवा सकते हो? हाई ग्रेड है यदि, तो इनमें आप क्या करा सकते हो? सेल्फ रिडक्शन। ये सेल्फ रिडक्शन की भी जो प्रोसेस है उसमें भी आप क्या करते हो? फर्नेस में ले जाते हो ना, रिवर्बिटरी फर्नेस टाइप की चीज में ऑक्सीजन सप्लाई कट करके टेम्परेचर आगे बढ़ा देते हो, हाई कर देते हो। यानी ये प्रोसेस भी जो है ये कब होती हैं? ज्यादा टेम्परेचर पर, सेल्फ रिडक्शन। मतलब यहां से यहां तक ये जो प्रोसेस हुई हैं इधर, इनको आप किस कैटेगरी में रख सकते हो? इनको आप रख सकते हो पायरोमेटलर्जी में। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। यहां पर यदि हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन ये है कि यदि हम लो ग्रेड कॉपर ले लें, समझ में आएगा लो ग्रेड कॉपर का मतलब? जिसके अंदर कॉपर कंटेंट कैसा हो? कम हो। तो फॉर लो ग्रेड कॉपर वी यूज वी यूज हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है। और इसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहले लो ग्रेड कॉपर की लीचिंग करवाते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब लीच्ड किया जा रहा है, तो जो इसके अंदर लीचिंग एजेंट होता है ना, LEACHING, लीचिंग एजेंट जो होता है ना, वो हम लीचिंग एजेंट या तो एसिड लेते हैं, कोई एसिड से इसको लीच करवाते हैं जिससे इम्प्योरिटी जो है वो ना घुले और कॉपर घुल जाए, या तो एसिड लेते हैं, या ये काम जो है ना कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। ठीक है। जब लो ग्रेड कॉपर का रिडक्शन करवाना होता है, सर ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद इम्प्योरिटी को खा लेते होंगे, ठीक है ना, लॉन्ग प्रोसेस होती है, लेकिन चूंकि बहुत कम है तो कोई बात नहीं, माइक्रोब्स डाल दिए, प्रोसेस चल रही है आराम से, कुछ दिनों में इम्प्योरिटी खत्म हो गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जब कॉपर का रिडक्शन करवाना होता है, प्रोसेस हम एक्वस फेज में करवा रहे हैं, तो ये प्रोसेस आप या तो हाइड्रोजन से करवा दो, क्योंकि क्योंकि कॉपर कहां पर है? नीचे है। हाइड्रोजन कहां पर है? ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो ये क्या इस प्रोसेस को कर सकता है? इसको रिड्यूस करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो निश्चित तौर पर हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करके कॉपर सॉलिड बना देगा और यहां पर ट्वाइस H+ आ जाएगा। इस प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हो कोई स्ट्रिप भी, मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल है ना उनका भी यूज किया जा सकता है। जैसे आप जिंक ले सकते हो या आयरन ले सकते हो, जिंक या आयरन भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि दोनों ही ऊपर आते हैं, तो अगर कोई पूछे कि क्या लिया जाना चाहिए, जिंक लिया जाना चाहिए, आयरन लिया जाना चाहिए, तो आप क्या चीज नहीं लोगे? आप जिंक नहीं लोगे। सर जिंक क्यों ना लें? जिंक तो अगर हम बात करें, लेके 12 सर का नाम, मांग आग वाला मंजन, क्रोध करके फिर कड़कोनी सन, तो फिर तो नीचे आ रहा है, कॉपर तो इधर है,
तो जिंक तो ज्यादा अच्छी तरह से इस काम को कर देगा। बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों में जिंक ये काम निश्चित तौर पर अच्छी तरह से कर देगा, लेकिन सारा खेल जो है ना वो दमड़ी का है। और जिंक जो है ना वो आयरन से थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए हम इस प्रोसेस को करवाते हैं किसके साथ? आयरन के साथ। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां ये लॉजिक मत लगा दीजिएगा कि ऊपर है तो इससे करवा देना। ये आपका यूज होता है क्योंकि ये आपका इससे सस्ता है। अच्छा, तो ये हमने सबसे पहला डिवीजन कर दिया टाइप ऑफ मेटलर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सारी मेटल जो हम बना बना के लाए हैं उसके प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, इसमें कई सारी प्रोसेसेस हैं जो कुछ खास जगहों पर यूज होंगी, उनको हमको एक एक करके समझना है। सबसे पहली प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस उन मेटल्स के लिए यूज होती है जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल कैसा हो? कम हो। इंप्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो? ज्यादा हो। ऐसे कंडीशन में यदि हम इन मेटल को हीट करेंगे तो ये जल्दी वेपर फेज में चली जाएंगी और मेटल के साथ एसोसिएटेड इंप्योरिटी वहीं की वहीं रह जाएंगी। हम इस वेपर को कंडेंस करके इस मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। ये प्रोसेस उन मेटल्स के साथ होती है जिन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, और ये वो मेटल हैं जिनके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब ये प्रोसेस यूज होती है जमाना कदरदान होगा इन मेटल्स के साथ। ठीक, पहला मेथड आसान समझ में आ गया। दूसरा दूसरा है लिक्वेशन। लिक्वेशन उन मेटल के लिए यूज होता है, ये प्रोसेस उन मेटल के लिए यूज होती है जिनका आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ये कैसा होता है? कम होता है। बट इंप्योरिटी का कैसा होता है? वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें करते क्या है, इस टाइप की एक फर्नेस लेते हैं, यहां पर वो इम्प्योर मेटल हमने रखा, और इसको हम हीट करना चालू करते हैं। यहां से हमने इसको हीट किया, मेटल कैसा है? इजीली मेल्ट हो जाएगा। ये इजीली मेल्ट होकर मेटल जो है वो यहां चला आता है और इम्प्योरिटी यहीं पर बनी रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस किन के साथ यूज होती है? ये प्रोसेस यूज होती है फिर भी सुंदर भाई, फिर भी सुंदर भाई, इनके लिए प्रोसेस यूज होती है। ऐसा नहीं कि किसी जगह पर एक प्रोसेस यूज हो रही है इस मेटल के लिए तो और कोई प्रोसेस नहीं यूज हो सकती, नहीं, एक से ज्यादा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एक से ज्यादा मेटल के लिए लग सकती हैं। ठीक है ना, आप सभी करवा दो, प्योरिटी जितनी ज्यादा बढ़ जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फिर भी सुंदर भाई, ठीक है, ये हो गया लिक्वेशन। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड है पोलिंग का। ये काफी ओल्ड प्रोसेस है पोलिंग वाली। ये हम उन मेटल के लिए करवाते थे जिनके अंदर उनके सेल्फ ऑक्साइड की, खुद के ऑक्साइड की इंप्योरिटी रहती थी।
उन मेटल के अंदर जिनके अंदर सेल्फ ऑक्साइड की इंप्योरिटी रहती थी। ठीक है, और ऐसा हमारे सामने जो आता है वो एक तो कॉपर के साथ आता है कि उसके साथ जो इंप्योरिटी होती है वो खुद के ऑक्साइड की Cu2O की, और दूसरा Sn के साथ आता है, इसमें भी SnO2 की इंप्योरिटी रहती है। कभी कभार बोल देते हैं कि लेड के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों के साथ तो पक्का है। प्रोसेस क्या है, ये ओल्ड प्रोसेस है। इसमें हम करते क्या थे, प्यूरिफिकेशन के लिए जिस भी मेटल को हमको प्यूरिफाई करना होता था, उस मेटल में हम ग्रीन वुड, हरा लकड़ी का लट्ठा डालकर उसको बहुत दिनों तक ऐसे घुमाते रहते थे, चलाते रहते थे। ठीक है, इसको कई दिन तक यहां पर इस तरह से रोटेट करते रहते थे। जिससे होता क्या था, ये ग्रीन वुड जो है, इससे हीट करने के दौरान कौन सी गैसेस, हाइड्रोकार्बन, ये सब कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलके बने, इससे निकलती थी कौन सी गैस, मीथेन। और वो मीथेन गैस इन कंपाउंड के अंदर मौजूद ऑक्साइड से, चाहे वो कॉपर का हो चाहे वो एसएन का हो, इनके साथ रिएक्शन करके इनको रिड्यूस कर देती थी कॉपर, और CO2 और H2O की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती थी। हीट ज्यादा तो ये भी आपका वेपराइज कर देते थे हम लोग। ठीक है, कई दिनों तक प्रोसेस चलती थी ये। चौथी प्रोसेस जो है वो हम लोग ने पढ़ी हुई है, जिसको हम लोगों ने कहा था पुडिंग। जो हम लोग ने आयरन के एक्सट्रैक्शन में लाइनिंग ऑफ Fe3O4 का यूज किया था, तो उसको अब हम यहां नहीं बता रहे हैं, ये हम लोग ने पहले ही पढ़ रखी है प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद पांचवी प्रोसेस है, फिफ्थ प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एमेल्गमेशन। एमेल्गमेशन मतलब एमेल्गम फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारी मेन मेटल है और इस मेन मेटल से एसोसिएटेड कुछ इंप्योरिटी हैं। ये क्या है, कुछ इंप्योरिटी हैं। इसमें हम मिलाते हैं क्या, मरकरी, और प्रेशर और टेम्परेचर की ऐसी खास कंडीशंस को रखते हैं जिससे ये मरकरी सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन करे। बताया था मैंने इस चीज को, और बना ले क्या, इस एमेल्गम को। और हम सबको पता है ये एमेल्गम बन गया, मेटल अलग हो गया, इसको अलग कर लो। और पता है हमको कि जो Hg है उसको आराम से हटाया जा सकता है। इसको अलग ले जाओ, हीट करो, मेटल मिल जाएगी, Hg आपका अलग हट जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कई सारी चीजों के साथ यूज हो सकती है, बट यूज नहीं हो सकती नॉट फॉर आयरन एंड मर्क, आयरन एंड प्लेटिनम, क्योंकि ये आपका एमेल्गम नहीं बनाते। ये आपका एमेल्गम नहीं बनाते। आपने ZnHg सुना है, MgHg सुना है, FeHg नहीं सुना होगा, क्योंकि एमेल्गम फॉर्म ही नहीं करता। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, इसके बाद छठी प्रोसेस, सिक्स्थ है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन प्रोसेस यूज होती है एक खास जगह पर, जब हम गोल्ड और सिल्वर लेते हैं। गोल्ड या सिल्वर लिया जाता है तो उसके अंदर इंप्योरिटी मौजूद होती है लेड की। इंप्योरिटी ऑफ लेड, पीबी मौजूद होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक इस टाइप के बर्तन के अंदर रखा जाता है जिसको क्यूपेल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के बर्तन के अंदर इस मेटल को रखा जाता है जिसके अंदर लेड की इंप्योरिटी होती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्यूपेल।
बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, होल ट्वाइस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये क्यूपेल, अब यहां हम क्या करते हैं, हॉट एयर को ब्लो करवाते हैं, हॉट एयर को यहां से ब्लो करवाते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर, जिससे वो सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करे, लेड के साथ रिएक्शन करे, और लेड का बन जाता है ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड ऐसे लम्स की फॉर्म में, गोलियों की फॉर्म में यहां पर बनने लग जाते हैं, और इस हॉट एयर के थ्रो से ये बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोसेस किसकी, क्यूपलेशन। समझ में? हॉट एयर ब्लो कराई एक फिक्स टेम्परेचर, और इस पे ये लम्स बन जाती हैं, हल्की हल्की गोलियां बन जाती हैं, ऊपर आती हैं, और इनको ये हॉट एयर के प्रेशर से हम हटा देते हैं। ठीक, ये हमारी कौन सी प्रोसेस, ये है क्यूपलेशन। उसके बाद सातवीं प्रोसेस, यहां से जो हम लोगों ने ये पढ़ी है ना, ये एनसीईआरटी में ये दो मिलेंगी आपको, फिर ये वाली शायद नहीं होंगी, क्यूपलेशन। इसके बाद है आपका पार्क्स प्रोसेस। पार्क्स प्रोसेस, पार्क्स प्रोसेस यूज होती है जब हम बात करते हैं लेड की, पीबी की। पीबी मेन मेटल है, और इस मेन मेटल में थोड़ी सी इंप्योरिटी रहती है, किस चीज की, सिल्वर की। दोनों में बस ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसके अंदर कौन सी इंप्योरिटी रहती है। ठीक है, तो पार्क्स प्रोसेस यूज होती है जब आपका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो लेड का, जिसके अंदर सिल्वर ये आपका इंप्योरिटी रहती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे हम करवाते हैं, इसमें यहां ये मेटल रखी हुई है, जिसके अंदर मेन मेटल क्या है, पीबी विथ एजी इंप्योरिटी। ठीक है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं पता है, एक दूसरी जुगाड़ लगाते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो। ये हमने ऐड कर दिया डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक खास बात होती है कि वो सेम साइज के तकरीबन में होने के कारण एक साथ मिक्स हो जाते हैं, एलॉय टाइप की चीज बनाते थे, याद करो, सिमिलर साइज होने के कारण। तो एजी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, और यहां पर भी डी ब्लॉक के एलिमेंट लिए गए हैं। तो ये जो एजी यहां पर मौजूद है ना बच्चों, ये एजी इधर से ट्रेवल करके इनसे मिक्स होने पहुंच जाता है कि तुम तो हमारे भाई हो, हम तुम्हारे साथ मिक्स होंगे। तो इस प्रोसेस को, इसको रखे रहने देते हैं, कई दिनों बाद एजी धीरे धीरे करके ऊपर वाली लेयर में पहुंच जाता है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक, ये हो गई पार्क्स प्रोसेस। अब अब जो प्रोसेस आ रही हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगली है एर्थ प्रोसेस। एर्थ प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जैसे, याद करो हम लोगों ने एक सवाल किया था जिसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया था, और उसके अंदर हो क्या रहा था, जैसे ऐसे समझते हैं, ये हमने यहां लगा रखा है इम्प्योर, इम्प्योर कॉपर रॉड। किधर हमने ये इम्प्योर कॉपर रॉड लगा रखी है, एनोड साइड में, एट एनोड। ठीक है,
यहां हमने ये प्योर कॉपर रॉड लगा रखी है, ठीक। यहां इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा देते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहां एनायन आ रहे हैं, यहां निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे होगी जरा सोचो, ये हमने कॉपर ही लिया हुआ है और बीच में हम यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, इधर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट एक्वस। अब होगा क्या, सोचो जरा सा, यहां ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन एट एनोड, यानी यहां से कॉपर जो है वो आपका कॉपर प्लस टू की फॉर्म में सॉल्यूशन पर आएगा, और एट कैथोड क्या हो रहा होगा, रिडक्शन चल रहा होगा, और वहां पर कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो धीरे धीरे ये रॉड जो है ना, ये रॉड जितना भी इसके अंदर कॉपर है ये भेजती चली जाएगी, और ये यहां से सॉल्यूशन से और इधर से कॉपर लेते जाएंगे। जितनी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते जाओगे उतना यहां से कॉपर जो है वो इधर आता जाएगा। ये प्रोसेस में कुछ इंप्योरिटी, जैसे कॉपर डी ब्लॉक का है तो इसके साथ इंप्योरिटी डी ब्लॉक की मौजूद होंगी, और मजे की बात यह है कि कॉपर के साथ जो इंप्योरिटी है वो इंप्योरिटी यदा कदा होती है गोल्ड की और सिल्वर की, और वो इंप्योरिटी यहां पर आकर, कॉपर तो चलो इधर इधर भाग रहा है, ये जो इंप्योरिटी है वो यहां आकर डिपॉजिट हो जाती है, यहां पर नीचे गिर जाती है। इसको बोलते हैं हम एनोड मड। तो ये भी काफी कीमती है, क्योंकि इस एनोड मड में क्या आके गिर रहा है, न्यूट्रलाइज होकर आपका इस प्रोसेस के दौरान सिल्वर या गोल्ड, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है भाई, ठीक है। ये समझ में क्या बोला, डी ब्लॉक के हैं, आराम से मिक्स हो जाते हैं, तो जो इसके अंदर गोल्ड वोल्ड की इंप्योरिटी है ना, सब यहां आके गिर जाती है। अच्छा, अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये प्रोसेस करी कहां कहां जा सकती है। तो ये प्रोसेस कॉपर के साथ करी जा सकती है, सिल्वर के साथ करी जा सकती है, जिंक के साथ करी जा सकती है, एसएन के साथ करी जा सकती है, एल्युमिनियम के साथ करी जा सकती है, लेड के साथ करी जा सकती है, निकिल के साथ करी जा सकती है, और क्रोमियम के साथ करी जा सकती है। अब इसके लिए आप कुछ बनाइएगा, ठीक है, इनके साथ करी जा सकती है। जब ये आप पीबी के साथ करते हैं ना, तो पीबी के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे यहां के लिए, इन सब के लिए तो पता है कॉपर सल्फेट ले लिया, यहां AgNO3 ले लिया, यहां ZnSO4 ले लिया। पीबी के लिए हम लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, PbSiF6 और H2SiF6, इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। अभी तक पूछा नहीं गया कहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप एल्युमिनियम के साथ करते हो, जिस प्रोसेस को मैंने कहा था हुप्स प्रोसेस, ठीक है, तो यहां हम क्या करते थे, यहां ये है हमारा इम्प्योर एल्युमिनियम, एनोड साइड में लगा दिया, किसी भी फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में ले आओ, मोल्टेन फॉर्म में लगा दो इम्प्योर एल्युमिनियम। यहां हमने इसको बना दिया क्या, एनोड, इस पर दे दिया आपने कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है। ऊपर प्योर फॉर्म में हमने लगा दिया क्या, एल्युमिनियम, एल्यूमिना ले लिया, इलेक्ट्रोड लगा दिए, इस टाइप से करके। वही बेसिक प्रिंसिपल वही है, यहां पर हमने
ये कौन सा, ये इम्प्योर, ये आपका प्योर, और बीच में क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए यहां पर, इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं Na3Al F6 और CaF2। ठीक, इम्प्योर वाले से एल्युमिनियम इधर लगातार आके इस प्योर वाली जगह पर डिपॉजिट होता जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हुप्स प्रोसेस। ठीक, तो ये हो गई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब मैं यहां पर इसमें नवी प्रोसेस, नाइन्थ के बारे में बात करने जा रहा हूं। नाइन्थ प्रोसेस है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, हम मेटल के साथ कुछ ऐसा रिएजेंट मिलाते हैं जो इसके साथ मिलने पर वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना दे। ठीक है, ये वेपर फेज में चला जाए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अनस्टेबल हो, ताकि इसको बाद में, अब ये वेपर फेज में चला गया, इसको कलेक्ट कर लिया, बाद में इसको हीट कर दिया, जिससे मेटल अलग हो गई और रिएजेंट अलग हो गया। ठीक है, इनमें हमारी तीन प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है वो हम करवाते हैं किसके साथ, ये प्रोसेस होती है निकिल के साथ, Na, और जो रिएजेंट लेते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड 4 मोल, ये बनाता है NiCO का होल 4। और फिर जब हम इसको हीट कर देते हैं आगे चल के, तो अब यहां पर ये कहां आ गया, ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल उतना ज्यादा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो आप, निकिल 4s2 3d8, 8 है, एस वाले अंदर आएंगे, sp3 है। ठीक है, तो इसको हीट करने पर यहां से निकिल मेटल अलग हो जाती है और रिएजेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है, लेकिन हमने यहां इसको प्यूरिफाई कर लिया। तो एक प्रोसेस जो वेपर फेज रिफाइनिंग में है वो ये है। दूसरी प्रोसेस जो वेपर फेज रिफाइनिंग में है उसको हम कहते हैं वेन आर्कल प्रोसेस। सबका बेसिक प्रिंसिपल वही है, वेन आर्कल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस में हम आयोडीन एज ए रिएजेंट लेते हैं। ये जो रिएजेंट है ना, ये यदि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और निकिल के साथ रिएक्शन कराई तो ये प्रोसेस मॉन्ड्स प्रोसेस कहलाएगी। इसी तरह से वेन आर्कल होती है इनके साथ, जरा टिकाओ भाई, जरा टिकाओ भाई, इनके साथ ये वेन आर्कल प्रोसेस होती है। जो रिएजेंट यहां यूज होता है वो आयोडीन यूज होता है। तो जर्कोनियम, और यहां हमने रिएक्शन करा दी 2I2 के साथ, इसने बना दिया ZrI4, ये वोलेटाइल चीज बना दी। कॉम्प्लेक्स का मतलब कंपाउंड के बारे में बात हो रही, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बोरॉन है, बोरॉन तो अब समझ गया, ऐसी चीज जो वोलेटाइल नेचर की एक साथ कंबाइन करके, फिर जब आप इसको हीट कर दोगे हायर टेम्परेचर पर ले जाके, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने कहा बोरॉन, बोरॉन प्लस 3/2I2 गिव Bi3, ये आपका वोलाटाइल है। फिर इसको यदि आप हीट कर दो, बोरॉन अलग और I2 अलग। ठीक है, ये है वेन आर्कल प्रोसेस। एक प्रोसेस और है जो इतनी नामी गिरामी तो नहीं है,
उसको मैं नोट करके यहां लिख देता हूं। जो प्रोसेस कहलाती है क्रोल्स प्रोसेस। क्रोल्स प्रोसेस, ये प्रोसेस में टीआई का ही कंपाउंड होता है, जिसको हम कुछ क्लोरीन उरीन के साथ रिएक्शन करके यहां पर ले आते हैं, उसको एमजी के साथ क्या करवाते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। मतलब इसका क्लोराइड बनाया होगा, ये वेपर फेज में आया होगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हम एमजी का यूज करते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कि किसके लिए यूज होती है, MgCl2, और ये हमारा ये अलग हो गया। और अब 10वीं और अंतिम प्रोसेस, 10th और अंतिम प्रोसेस है, जो है हमारी जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, और इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल। इस प्रोसेस से बनाए जाते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल। ठीक है, प्रोसेस का बेसिक लॉजिक क्या है? प्रोसेस का बेसिक लॉजिक ये है, ये उन मेटल के साथ करी जाती है जिन मेटल के अंदर ये खास बात होती है कि इन मेटल की जो मौजूद इम्प्योरिटी है, इन मेटल्स में जो मौजूद इम्प्योरिटी है वो मोर सॉल्युबल हैं, मोर सॉल्युबल इन लिक्विड फेज। मतलब यदि ये मेटल लिक्विड फेज में है, तब ये मेटल्स कैसे, जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, इम्प्योरिटी की ज्यादा है, वो ज्यादा घुली हुई है। लेकिन जब ये मेटल सॉलिड फेज में है तो इसमें इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जिस भी मेटल को प्यूरिफाई करना होता है, उस मेटल को ऐसे स्ट्रिप की फॉर्म में, बड़े बड़े स्लैब की फॉर्म में ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और एक सर्कुलर हीटर इसके ऊपर रोटेट करता रहता है, ऐसे करके सर्कुलर हीटर है। ठीक, जलता हुआ हीटर, ऐसे, ये सर्कुलर हीटर है। और ये आपका लगातार इसमें ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता रहता है। पहले एक बार आया टॉप टू बॉटम, फिर आया टॉप टू बॉटम, फिर आया टॉप टू बॉटम, फिर आया टॉप टू बॉटम, इस तरह से। तो हो क्या रहा है, यहां जब आया तो इसने यहां की जो मेटल थी, उस मेटल को क्या कर दिया, हल्का सा मेल्ट कर दिया। मेल्ट कर दिया तो इम्प्योरिटी जो है उसके अंदर, वो जब लिक्विड फॉर्म में है तो वो ज्यादा इम्प्योरिटी उस लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, उसको मेल्ट किया तो इम्प्योरिटी जो है नीचे की तरफ बही, फ्लो करी, क्योंकि मेटल मेल्ट हुआ और उस मेटल की मेल्टिंग के कारण वो ज्यादा इम्प्योरिटी उसके मोल्टन फॉर्म की तरफ चली गई। और नीचे गए, उसको मेल्ट किया, उसकी इम्प्योरिटी और नीचे वाली जगह पर चली गई। इस प्रोसेस को यदि हम कई बार कर देना तो इस मेटल में जो सारी इम्प्योरिटी होती है ना, वो बह बह के यहां पर आकर कलेक्ट हो जाती है। ऊपर वाले को मेल्ट करते गए, वो नीचे फ्लो करती गई, फिर मेल्ट किया, फिर मेल्ट किया, फिर मेल्ट किया, फिर मेल्ट किया। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोसेस, ऐसा नहीं पूरा गला दिया इसको, पहले यहां हल्की सी मेल्टिंग करी, नीचे चले आए, ऊपर कूल हो रहा है, नीचे चले आए, ऊपर कूल हो रहा है। तो इम्प्योरिटी जो है फ्लो करते 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 यहां इस भाग में सारी की सारी इम्प्योरिटी आ जाती है, और इनको हम काट कर अलग कर देते हैं। इनसे बनता है हमारा क्या, अल्ट्रा प्योर मेटल। और यहां पर ये जो प्रोसेस यूज होती है, वो यूज होती है इन एलिमेंट्स के लिए। इसको मैंने याद करने के लिए ये सीक्वेंस बताया था बच्चों को, गजल से गीत बने इंडिया में।
ठीक है, ये चीज बताई थी, गजल से गीत बने इंडिया में। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि हर साल जब कुछ लिखवाता हूँ, उसके बाद जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो मैं कॉपियाँ उनकी ले लेता हूँ और उसको मैं एक बार देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो बताया था उन्होंने लिखा, या कुछ इनोवेटिव आइडिया जो बच्चे लगाते हैं वो, तो उन्होंने मेरा नहीं लिखा था यहाँ पर, उन्होंने लिखा था गधे से गेंडे बने इंसान। तो आपको चॉइस पर छोड़ता हूँ कि आप किस वाली चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रा प्योर मेटल बनाने की टेक्निक है। जल्दी से इसको टिप्स, अब इसके अंदर एक एपिसोड और कहानी खत्म।